बिकॉज डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सीसी, 1 kg का कितना हुआ 1 लीटर, तो वॉल्यूम कितना 1, मतलब इट इज 1000 by 18, कितना आंसर 55.55। अब अपन ऐसा करते हैं हाफ kg ले लेते हैं, अगेन इट इज 55.55, मतलब आप कितनी भी क्वांटिटी वाटर की लो उसकी वैल्यू इज नॉट डिपेंड ऑन मास। एग्जाम्पल क्या हो गया, एक पहला एग्जाम्पल मोलैरिटी। नेक्स्ट, हाँ मतलब वो कंसंट्रेशन, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से बन जाए तो डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी पे डबल स्टार लगा लेना इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है डेंसिटी, क्यों पूछा जाता है वो भी अपन देखेंगे। फिर उसके बाद देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेम्परेचर, हुआ ना टेम्परेचर भी, सपोज 100 डिग्री पे आपने किसी वाटर को बॉईल किया, अब आप 10 kg को करो या 1 kg को करो, टेम्परेचर तो 100 ही रहने वाला है उसका, ऐसा तो नहीं है ज्यादा मॉलिक्यूल हो गए तो टेम्परेचर क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? सो दीज आर एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, वही अपन आगे आ रहे हैं, एक्सटेंसिव लिखें फिर उसके बाद डेंसिटी। Extensive properties, those properties which depends on mass or quantity of substance, mass or quantities of substance। सबसे पहला तो मास ही itself, क्योंकि अगर 1 kg की जगह 2 kg लिया तो मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सेकंड, वॉल्यूम चेंज होगा ना, एक तो 1 kg वाटर डालो आप, 2 kg वाटर डालो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इंक्रीज। थर्ड लिखो हीट कैपेसिटी, क्यों, एक तो 1 kg गर्म पानी डालो, एक 2 kg गर्म पानी डालो, ज्यादा गर्म कौन सा लगेगा, 2 kg ज्यादा लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। हीट कंटेंट ज्यादा होगी, एक तो 1 kg ट्रांसफर करे आपको हीट और एक 2 kg ट्रांसफर करे तो आपको हीट क्या होगी, ज्यादा ट्रांसफर होगी, तो हीट कैपेसिटी भी क्या हुआ और हीट कंटेंट, ऐसा बोल सकते हो आप। क्लियर? हीट कंटेंट इज ऑल्सो, हीट कैपेसिटी इज कौन सी हो गई आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब अपन बात कर रहे थे डेंसिटी की। What is density? Mass upon volume। डेंसिटी किसी भी लिक्विड की कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती। क्लियर? चेंज होती है अगर उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, चेंज। मास इज एक्सटेंसिव, वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव, इनका डिवीजन इज इंटेंसिव। लेकिन इसका मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है कि दो एक्सटेंसिव का डिवीजन करोगे तो इंटेंसिव आने वाली है, यहाँ पे एक कोरिलेशन है, याद रखना है। तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, if two extensive are divided, the one intensive property is obtained, what that property is? The answer is density। mass is extensive, volume is extensive, density is intensive। समझ में आ गई बात? तो ये हो गई आपकी कौन सी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अभी लिखो टाइप ऑफ प्रोसेसेस इन थर्मोडायनेमिक्स, type of processes in thermodynamics, type of processes in thermodynamics। First is isobaric, already states of matter में term पढ़ चुके हो आप लोग। What is the meaning of isobaric? Constant pressure। तो यहाँ पे प्रेशर क्या है आपका, कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या जीरो होगा, डीपी इज जीरो होगा ना, चेंज इन प्रेशर इज जीरो, क्योंकि इनिशियल फाइनल दोनों प्रेशर क्या है सेम, तो डीपी इज जीरो। प्रोसेस को क्या बोलोगे, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम,
कैसा होगा? dv इज इक्वल टू 0, dv इज इक्वल टू 0. थर्ड, आइसोथर्मल कैसा होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर क्या 0 होगा? dt is 0. And last, adiabatic. Q exchange, that is heat exchange. अभी पढ़ा था अपन ने हीट एक्सचेंज अगर क्या हुआ आपका 0, मतलब Q एक्सचेंज ऐसा लिख सकते हैं अपन इज इक्वल टू 0. dq भी लिख सकते हैं, अच्छा होता है dq इज इक्वल टू 0. तो अगर हीट एक्सचेंज 0 हो तो आप उस प्रोसेस को क्या बोलोगे? एडियाबैटिक. ऐसी कौन सी कंडीशन होगी व्हेन द हीट एक्सचेंज इज 0? आइसोलेटेड. One is system have isolating boundaries. Second, suppose there is no isolating boundaries, तो नहीं होगा या होगा? क्लासिक सी चीज है. एक तो सिस्टम में आइसोलेटिंग बाउंड्री है, वहां तो पढ़ाई आपने ऐसा कि आइसोलेटेड अगर सिस्टम होगा तो हीट एक्सचेंज 0 ही होने वाला है. उसके अलावा कोई प्रोसेस है जहां पे आप बोल सकते हो कि हाँ हीट एक्सचेंज होगा ही? सपोज आपने आइस लिया है ना, आइस को आपने क्या करा? फ्रिज में से निकाला, उसको आपने बाहर रख दिया, क्या होगा? पिघल जाएगा. कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा. ऐसा तो है नहीं बाहर निकाला बस सडनली लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, नहीं होता. इसका मतलब ये हुआ कि हीट एक्सचेंज होने में टाइम लगता है. अगर मान लो मैं मेरा प्रोसेस इतना जल्दी कर दूं कि वो जो टाइम है हीट एक्सचेंज होने के लिए हमेशा टाइम लगने ही वाला है, फिक्स है. क्लियर? अगर मेरा प्रोसेस फास्ट हो जाए और हीट एक्सचेंज होने का टाइम ना हो तो अपन क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक. मतलब सडन प्रोसेस भी कैसे हो सकते हैं? एडियाबैटिक इन नेचर. एंड एग्जांपल इज सडन बर्स्टिंग ऑफ टायर. आपका टायर एकदम बर्स्ट हुआ, एयर पूरी बाहर निकल गई, एयर इतनी जल्दी बाहर निकल गई कि एक्सचेंज होने का, हीट एक्सचेंज होने का टाइम नहीं मिला. क्लियर? एग्जांपल इज सडन बर्स्टिंग ऑफ टायर. उस प्रोसेस को भी अपन क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक. आया समझ में? तो दो प्रोसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पे आप क्या बोल सकते हो उस चीज को? एडियाबैटिक. या तो बाउंड्री कैसी हो? इंसुलेटिंग. या फिर प्रोसेस कैसा हो? सडन. मतलब इतना फास्ट हो कि एनर्जी एक्सचेंज होने का टाइम ना मिले, तब आप उसे क्या बोलोगे? एडियाबैटिक प्रोसेस. अब अपन दो और टर्म यूज में लेते हैं. अच्छा एक और कौन सा? एडियाबैटिक सडन प्रोसेस. बहुत सारे एग्जांपल है. सडन बर्स्टिंग बताया ना मैंने टायर का, उसमें एनर्जी तो नहीं होती ना, यही तो बात है. अगर आपसे पूछा जाए सडन बर्स्टिंग ऑफ टायर में क्यू एक्सचेंज कितना होगा, योर आंसर इज 0, बिना सोचे समझे. और अगर उसी की जगह पे टायर में से हवा धीरे धीरे बाहर निकल रही है, आपने उसकी एक वो ऑयल पिन लगा दी, टायर गर्म हो जाएगा. एनर्जी एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, हीट एक्सचेंज? एनर्जी एक्सचेंज की बात कर रहे हैं अपन, हीट एक्सचेंज की. ये जो dq है दैट इज हीट एक्सचेंज, वो कितना होगा? हीट एक्सचेंज ही तो देखना होता है, उसी के बेसिस पे तो बोल रहे हैं अपन. एनर्जी एक्सचेंज मतलब अपन हीट एक्सचेंज की बात कर रहे हैं. हीट एक्सचेंज जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा. क्लियर? एनर्जी किसी और फॉर्म में तो एक्सचेंज होगी सही. क्लियर? जो हीट एक्सचेंज है वो क्या होगा आपका? 0 होगा. क्लियर? नेक्स्ट देखो, फिफ्थ प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस. कब बोलेंगे प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस? when the initial and final states are same.
process is said to be cyclic when initial and final state of a system is same. और किसे डिफाइन करते हैं अपन स्टेट ऑफ सिस्टम? स्टेट वेरिएबल. सपोज अपन ने चालू किया, we have started with P1, V1 और T1, क्लियर? और जो आपका फाइनल आया P2, V2 और T2, वो एक्चुअल में कैसा आया वापस? P1, V1 एंड T1. आप पूरा प्रोसेस करके आए, लेकिन पूरा प्रोसेस होने के बाद आप इनिशियली वापस कहां पे आके खड़े हो गए? P1, V1 और T2, T1. तो ये आपका इनिशियल, मतलब ये आपका इनिशियल और ये आपका फाइनल, लेकिन फाइनल भी वापस क्या हो गया? सेम हो गया. तो आप प्रोसेस को क्या बोलोगे? साइक्लिक प्रोसेस. इसके अलावा अपन दो टर्म यूज में लेते हैं, अब उसको अपन डिफाइन करते हैं. क्या टर्म यूज में लेते हैं अपन? इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल. तो दो प्रोसेस होते हैं, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस और एक रिवर्सिबल प्रोसेस. What is the difference between irreversible and reversible process? Okay. इस चीज को डिफाइन करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, क्लियर? और उसके अंदर अपन कैसे निकालेंगे? वर्क डन निकालेंगे दोनों के अंदर, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, और पता लगाएंगे कैसे अपन उसको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बोल सकते हैं. सो वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स इज, बीच में लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन का थर्मोडायनेमिक्स में? मैंने एक कंसीडर किया, देयर इज अ कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर आपने कुछ फिल किया गैस, जिसका आपको क्या गिवन है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. बाहर का भी आपको क्या गिवन है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. क्लियर? ये गिवन है आपको. ये इनसाइड द कंटेनर एंड दिस इज आउटसाइड द कंटेनर. अब अगर सपोज मेरे को वर्क डन निकालना है, ऐसा मान रहे अपन कि जो आपका ये वाला पार्ट है पिस्टन का, वो कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, मतलब अंदर का प्रेशर ज्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है. ऊपर जाएगा, एक्सपांशन होगा. एक्सपांशन होगा तो ये जो वॉल्यूम है ये V1 से कितना हो जाएगा? V2. जनरली जब आप थर्मोडायनेमिक्स वर्क डन निकालते हो तो कैसे निकालते हो? वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. क्या फॉर्मूला होता है? माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. मतलब आपने वॉल्यूम का जो चेंज किया है दैट इज अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको यहाँ पे इंटरनल प्रेशर कंसीडर नहीं करना है. आपने जो वर्क डन किया है वो किसके अगेंस्ट किया है? एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट. क्लियर? तो जो आपका ड्राइविंग फोर्स था वो कौन सा था? ये वाला. एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट आपने क्या किया? चेंज इन वॉल्यूम. तो उसे क्या बोलते हैं अपन? वर्क डन को माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. अब अपन बात कर रहे हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की. कैसे डिफाइन कर रहे हैं अपन? मैंने यहाँ पे क्या करा? सैंड डाल दी. क्लियर? और अभी प्रोसेस को आपने कैसा बना दिया? स्टेबल बना दिया, क्योंकि आपने यहाँ पे सैंड रखी हुई है. ऊपर का जो फोर्स है और नीचे का जो फोर्स है वो क्या है? अभी बराबर है. तो ऐसा कैसा रखा रहेगा सिस्टम. ठीक है. अब अपन बात कर रहे हैं पहले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. जैसे ये सैंड वाला, सपोज यहाँ से मैंने 2 kg सैंड रखी हुई है, हाफ kg सैंड मैंने यहाँ से सडनली उठा दी, क्या होगा? ऊपर चला जाएगा. ऊपर क्यों जा रहा है? इसका मतलब प्रेशर इनसाइड इट इज मोर देन प्रेशर आउटसाइड. क्लियर? अब जो आपका काम हो रहा है वो किसके अगेंस्ट हो रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर. और ये एकदम हाफ kg उठाने के बाद सडनली ऊपर जाएगा. ये जो एकदम ऊपर जाएगा वो एकदम ऊपर क्यों गया? क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा और बाहर कम होगा, तभी जाएगा. सपोज यहाँ का इंटरनल प्रेशर है, बाहर का प्रेशर कौन सा होगा? 1 एटमॉस्फेयर. सपोज अंदर का प्रेशर मैंने रख दिया 1.005. अब कैसे जाएगा?
आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे गया, बहुत थोड़ा सा ऊपर जाएगा। वाई? बिकॉज अंदर जो प्रेशर है जिसकी वजह से वो ऊपर जा रहा है वो बहुत कम है, और अगर एकदम ऊपर गया मतलब ज्यादा है। सपोज यहाँ 10 एटमॉस्फेयर होता तो आप जैसे ही आप केजी उठाते एकदम सडनली क्या होता है वो ऊपर जाता है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस अपन तब कंसीडर करते हैं व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द अपोजिंग फोर्सेस। अपोजिंग फोर्सेस मतलब कौन सा हुआ? इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इज वेरी और इज लार्ज। क्लियर? द डिफरेंस बिटवीन द अपोजिंग फोर्सेस इज लार्ज। तो सबसे पहला जो पार्ट होगा वो क्या होगा? इरिवर्सिबल का। द डिफरेंस बिटवीन opposing forces is large। तो क्या बोलोगे आप प्रोसेस को? इरिवर्सिबल। अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन कैसे दे दिया जाता है आपको, सपोज मैंने आपको एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर दोनों की वैल्यू दे दी, डिफरेंस अगर बहुत कम आ रहा है, वेरी स्मॉल, तो आप उसे क्या बोलोगे? रिवर्सिबल। और अगर डिफरेंस ज्यादा आ रहा है तो आप उसे क्या बोलोगे? इरिवर्सिबल। मतलब वहां लिखा हुआ नहीं होगा कि आपको रिवर्सिबल का लगाना है या इरिवर्सिबल का फॉर्मूला। आपको फाइंड आउट करना है कि मुझे रिवर्सिबल मानना है या इरिवर्सिबल। तो कैसे मानोगे आप? सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा? अपोजिंग फोर्सेस में डिफरेंस कितना होता है। ये यहां पे उसका उल्टा, द डिफरेंस बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस इज वेरी स्मॉल। ये डिफरेंस है तो कितना होना चाहिए? मतलब मैं वही बोल रहा हूँ आपसे, अगर ये बाहर 1 है तो इधर 1 पॉइंट समथिंग बस। मतलब ऐसा भी नहीं है, अगर 3 भी होगा ना तो अपन उसको क्या मानेंगे? लार्ज डिफरेंस। कैसा प्रोसेस होगा फिर? इरिवर्सिबल। क्लियर? सेकंड वन, ये तो हुई फर्स्ट थिंग जिससे अपन को पता लगेगा। दूसरा पार्ट, सपोज अगर आपने क्या करा है, यहां से इस केस के अंदर अपन ने एक पार्टिकल सैंड का रिमूव किया, क्या होगा? ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा तो सही। कितना जाएगा? नेग्लिजिबल। कितना नेग्लिजिबल? इतना सा अपन ऐसा मान लेते हैं। पी प्रेशर कम होगा ज्यादा होगा? कम हो जाएगा ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो कितना चेंज आया प्रेशर में? P प्लस इतना एटमॉस्फेयर कम हुआ। सपोज 2 माइनस 0.00000001 इज इक्वल टू, यही आया। इसका मतलब ये हुआ अगर अपन हर स्टेट पे देखें, एक पार्टिकल हटाया, चेंज इन प्रेशर इज वेरी स्मॉल, मतलब द प्रेशर विल रिमेन सेम। अगेन दूसरी स्टेट पे चेंज इन प्रेशर इज वेरी स्मॉल बट द प्रेशर रिमेन्स सेम। मतलब क्या होगा? जब प्रेशर या समथिंग इज कांस्टेंट विद टाइम तो कैसा होता है? स्टेबल होता है एंड प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। और जब किसी इक्विलिब्रियम में होता है तो अपन उसे कौन सी स्टेट बोलते हैं? क्वासी स्टेट। क्या बोलते हैं उसे अपन? क्वासी स्टेट। मतलब इन केस ऑफ reversible the process is proceed via quasi state। quasi state मतलब where the values of state variable are almost remain same। यहां पे there is no quasi state। सेकेंड वन, अगर आपने वो जो एक पार्टिकल बाहर निकाला, अगर उस एक पार्टिकल को वापस डालते तो क्या उतना ही नीचे आ जाएगा वापस। मतलब पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा? कंप्लीटली रिवर्स्ड बाय स्मॉल चेंज इन वेरिएबल। Process can be
completely reversed. By small change in variable, the process can be completely reversed, whereas in case of irreversible, not possible. By a small change in variable. यहाँ तो वेरिएबल में चेंज क्या आता है? लार्ज आता है. अगर वेरिएबल में लार्ज चेंज आया, सपोज आपने यहाँ से क्या करा, हाफ केजी सैंड उठाया, तो एकदम इसका वॉल्यूम क्या होगा? सडनली 1 लीटर से 2 लीटर हो जाएगा. 2 लीटर से 1 लीटर करने के लिए वापस कितना सैंड डालना पड़ेगा? हाफ केजी. मतलब आपने जो चेंज किए वो कौन से किए? लार्ज चेंज. अगर आप स्मॉल वेरिएबल में चेंज करके प्रोसेस को रिवर्स करने की कोशिश करोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल इन इररिवर्सिबल प्रोसेस. आया समझ में? यहाँ पे अब मैंने आपसे बोला कि वर्क डन कैसे निकालते हैं अपन? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी. क्लियर? फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू इररिवर्सिबल. वैसा ही लगेगा ना, लेकिन अब इसी को मेरे को किसके लिए लगाना है? रिवर्सिबल प्रोसेस. बोलो क्या करें? अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अपन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. Why we have to integrate? Because आप छोटे 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 स्मॉल वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है उनको ऐड करोगे. कैसे करोगे? बाय इंटीग्रेशन. मतलब आप इसको कैसे लिखोगे? W is equal to minus P external into इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा V. कहां से लेके कहां तक? सपोज V इनिशियल टू V फाइनल. ऐसा ही लिखना पड़ेगा. सॉल्व करने के लिए क्या करें? अब P एक्सटर्नल कौन सा केस कंसीडर किया है अपन ने? फॉर दिस इज फॉर रिवर्सिबल. रिवर्सिबल में सबसे पहली चीज क्या लिखी थी अपन? द डिफरेंस बिटवीन द अपोजिंग फोर्सेस इज वेरी स्मॉल. इट मींस P एक्सटर्नल माइनस P इंटरनल इज, और P इंटरनल माइनस P एक्सटर्नल इज ऑलमोस्ट सेम. जीरो. वहां जीरो आएगा क्योंकि दोनों सेम है. तो दोनों सेम है तो मैं इस P एक्सटर्नल को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? P इंटरनल. मैं यहाँ पे क्या लगाऊं? माइनस P, बिकॉज P एक्सटर्नल एंड P इंटरनल आर ऑलमोस्ट सेम. तो P एक्सटर्नल इज नियरली इक्वल टू P इंटरनल. यहाँ पे P इंटरनल कर दो अभी, इनटू दिस वन. व्हाट इज P इंटरनल? यहाँ पे कोई गैस भरी होगी, उसका प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, नंबर ऑफ मोल्स होंगे और टेम्परेचर होगा. फॉर्मूला लगाएं. P इंटरनल किसके बराबर होगा? बोलो. P इंटरनल इज इक्वल टू nRT बाई V. ये सब इंटरनल होंगे, है ना? P इंटरनल लग गया. आप यहाँ पे इस P इंटरनल को यहाँ पे रिप्लेस कर दो. क्या आएगा? बोलो. माइनस nRT. ये तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है सब. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट. कौन सी वो ले रहे प्रोसेस अपन? आइसोथर्मल. तभी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. अगर मैं इस कंडीशन को क्या ले लेता हूं? आइसोथर्मल. अब अगर मैंने इसको आइसोथर्मल ले लिया तो क्या होगा? यहाँ पे टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और अगर टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट हुआ तो अंदर क्या चला गया मेरा? डेल्टा V अपॉन V. V इनिशियल टू V क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ डेल V अपॉन V ln V, है ना? और इनिशियल और फाइनल दोनों दे रखे हैं, तो क्या लिखोगे आप इसको? माइनस nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल. इसका फॉर्मूला है वर्क डन इन रिवर्सिबल कंडीशन. माइनस nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल. आया समझ में? मतलब we have two formulas now. One is minus P external into delta V. Second one is minus nRT ln V2 by V1. रब कर दो.
डेरिवेशन याद कर लेना, आपके स्कूल में आएगा, कंपटीशन में नहीं आता, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं करना। अब आप देखो इंपॉर्टेंट चीज, इसको अपन log 10 बेस पे कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। इसको अपन दो पार्ट में ले रहे हैं। अगर आपका प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल, तो कैसा होगा, सेम वर्क डन इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होगा, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। बट इफ द वर्क डन इज रिवर्सिबल, फॉर्मूला इज वर्क डन रिवर्सिबल माइनस पी, अब यहाँ पे पी तो आएगा नहीं, उसकी जगह पे क्या आएगा, माइनस एन आर टी एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, और माइनस 2.303 एन आर टी एल एन की जगह पे क्या हो जाएगा, लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। ये बेस कौन सा हो गया, 10 बेस, है ना। फॉर्मूला रख लेना, फॉर्मूला इज इम्पोर्टेंट। दिस इज फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट माना है अपन ने, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। आया यहां तक समझ में आया। सपोज V initial is V1 and V final is V2, formula becomes log V2 by V1, V2 by V1। अगर फाइनल V2 है और इनिशियल V1 है, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो अपन ऐसा कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया हुआ है अपन को, 1 एटमॉस्फेयर, मतलब ओपन एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर क्या गिवन है अपन को, कांस्टेंट, ठीक है। दोनों केसेस में, मतलब कौन सा प्रोसेस गिवन है, आइसोथर्मल। एक बार प्रोसेस हुआ रिवर्सिबल और एक बार हुआ इरिवर्सिबल, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर वही 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम V1 to V2 and that is both in same case 1 liter to 2 liter, this is increment। दोनों केस में कितना हुआ, 1 लीटर टू 2 लीटर। यहाँ पे भी कितना हुआ, 1 लीटर टू 2 लीटर। एक बार रिवर्सिबल और एक बार इरिवर्सिबल। फाइंड आउट वर्क डन इफ द गैस इनसाइड द कंटेनर इज 1 मोल। कंटेनर के अंदर जो गैस है वो कितना दे रखा है, 1 मोल, और टेम्परेचर कितने पे है, 300 केल्विन। आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर इज 300 केल्विन, और व्हाट इज V1, 1 लीटर, वो गिवन ही है। निकालो दोनों में वर्क डन कितना आएगा। एक बार प्रोसेस रिवर्सिबल हुआ और एक बार इरिवर्सिबल। कितना है वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो आ गया होगा -1 -1